नमो नमो मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। संधि प्रकरण हमारा चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी 5th सेमेस्टर DSC 14 संस्कृत ग्रामर लघु सिद्धांत कौमुदी का। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक विद PYQ डिस्कस करते हैं। तो हमने अब तक यण संधि के 2 वीडियो बनाए जिसमें हमने यण संधि के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर लिया। उसके बाद हमने अयादी संधि पर डिस्कस किया, एचो या यावा और उसके वार्तिक। अब हम आज गुण संधि पर डिस्कस करेंगे। तो गुण संधि डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम कुछ इसमें 3-4 सूत्र हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहले आता है सूत्र अदेंग गुणः। अदेंग गुणः अच्छा एंग चा गुण संज्ञा स्यात्। इसकी वृत्ति याद रखिएगा। इसकी व्याख्या पूछी जाती है संज्ञा में। अच्छा एंग चा गुण संज्ञा स्यात्, ये एक संज्ञा सूत्र है, संज्ञा देने वाला। अब इसमें अदेंग और गुण का अगर पदच्छेद करेंगे तो अदेंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है, गुण भी प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है। अब समझते हैं ये अत और एंग होता क्या है। तो अत का मतलब है ह्रस्व आ और एंग का मतलब है आई और औ। तो ह्रस्व आ और आई और औ की गुण संज्ञा होती है। आप सिर्फ इतना आसान भाषा में समझ लीजिए। देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है। आ का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए इसकी डिफिनेशन समझिए। ह्रस्व आकार और एंग, एंग में क्या आता है ए और ओ, इनकी एक गुण संज्ञक होते हैं, इनकी गुण संज्ञा होती है। सिर्फ इतना ही सूत्र कहता है। ये एक संज्ञा सूत्र है। अच्छा एंग चा गुण संज्ञा स्यात्, बहुत सिंपल है, वृत्ति याद करिए। ये गारंटेड क्वेश्चन आता है हर बार। अच्छा एंग चा गुण संज्ञा स्यात् मतलब ह्रस्व आकार और ए और औ की इत संज्ञा गुण संज्ञा होती है। सिंपल सा है, समझ गए। इसके बाद जो इसका दूसरा आता है हमारा सूत्र तपरस तत्कालस्य, क्या आता है तपरस तत्कालस्य, ये भी एक संज्ञा सूत्र है। तपर प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है, तत्कालस्य षष्ठी भक्ति एकवचन का रूप है। अब ता पर ये क्या होता है, इसकी अगर आप वृत्ति पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि ता परो यस्मात् सा तत्पश्चात उच्चाई मार समकालेव संज्ञे समकाले सेव संज्ञा स्यात्, ये इसकी वृत्ति है। तो इसकी वृत्ति कहती क्या है, इसको मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा, क्योंकि सूत्र आप अगर इसका शास्त्रीय व्याख्यान देखेंगे तो आपको समझना बड़ा मुश्किल है। यूट्यूब पे भी थोड़ा कुछ लोग अच्छा समझाएं, बाकी कुछ लोग तो एकदम अलग तरीके से। मैं एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा आपको, जिससे आप लोग समझ जाएं। हमने सूत्र क्या पढ़ा था, अत एंग। अभी पीछे हमने वृत्ति पढ़ी थी ना, यहाँ पे ये देख सकते अत एंग चकोर संज्ञा साथ, इतना पढ़ा था। अब आप यहीं से देखिए, यहीं से सूत्र बनता है। वो कह रहा है जो तात परस्य यस्मात्, जो ता के पर में है, पर मतलब जो ता के बाद है, और तात पश्य और ता से परे है आ, ये दोनों अपने समय के काल का बोध कराते हैं। ता परो यस्मात् तपरस तत्काल से मतलब ता के जो पर में है और बाद में है, परे है, वो दोनों अपने काल का बोध कराते हैं। अपने काल का बोध का इसी सूत्र से। अत एंग, ता से पहले आ है ह्रस्व आ, और उससे पहले एंग है। एंग में क्या क्या आता है, एंग में आता है ये आपका ह्रस्व आ आएगा इसमें, और इसमें क्या आएगा ए और ओ आएगा कि नहीं भाई, वहाँ आएगा। तो ये सब अपने काल का बोध कराते हैं। अपने काल का अर्थ क्या है कि मतलब अगर ह्रस्व आकार है तो ह्रस्व आकार ही रहेगा, वो 18 प्रकार के आकारों का बोध नहीं कराएगा। मैंने पहले आपको संज्ञा प्रकरण में बताया होगा कि आ जो होता है वो 18 प्रकार का होता है। नहीं बताया तो आप समझ लीजिए, आप वैसे पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि आ 18 प्रकार के होते हैं और आई और ऊ 12-12 प्रकार के होते हैं। तो ये सभी जो हैं अपने अपने काल का बोध कराएंगे, मतलब वो 18 और 12 प्रकार का बोध नहीं कराएंगे। ये केवल ह्रस्व आकार और ए और ओ यही बोध कराएंगे। ये अपने 18 प्रकार के 12 प्रकार के भेदों का यहाँ पर बोध नहीं कराएंगे। सिर्फ इतना ये सूत्र कह रहा है, क्योंकि अगर बोध करा देते तो थोड़ी सी कंडीशन फंस जाती। सिर्फ इतना इस सूत्र का कहना है। समझ में आया। ता परो यस्मात् सा तात परस्य उच्चायमाण समकालेव एव संज्ञा स्यात्। तकार से जो परे है, यहाँ आप देखिए आप लोग, सॉरी, तकार से जो परे है तथा तकार जिसके पर में है, वे दोनों तपर कहलाते हैं। मतलब जिससे ता परे है और जिसके बाद है, वो दोनों क्या कहलाते हैं, तपर कहलाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तपर अपने वर्ण और अपने समान काल से उच्चरित होने वाले सवर्ण की संज्ञा होती है। मतलब अपने ही काल के उच्चारण की संज्ञा करता है। मतलब वही कि वो अपने ही काल का बोध कराते हैं,
वो 18 प्रकार का बोध नहीं कराते, वो केवल हर्षवा है, हर्षवा का बोध कराएगा, ए का बोध कराएगा, ओ है, ओ का बोध कराएगा। समझ गए? यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। अच इंग चा में आ परे है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, आ वर्ण 18 प्रकार का बोध है, परंतु चूंकि आ संज्ञा तकार जोड़ा है, इसीलिए वह अपने 18 प्रकार का बोध ना कराकर ह्रस्व आ का बोध कराता है। उसी प्रकार ए और ओ अपने 12 प्रकार का बोध ना कराकर वह अपने सभी वेदों को बोध ना करा समान काल का बोध कराते हैं। बस इतना इस सूत्र कहता है। समझ गए आप लोग? मतलब इस सूत्र में का मकसद क्या था? इस सूत्र का मतलब यही था आपको बताना कि उसने पहले कहा कि अच्छा इंग चा मतलब आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है, और उसने बता दिया कि गुण संज्ञा केवल इन 3 वर्ण को होगी और किसी की नहीं होगी। मतलब ये अपने 18 प्रकार के आ ए का बोध नहीं होगा, केवल इन्हीं 3 वर्णों का बोध होगा, बस इतना सूत्र कहता है। अगला सूत्र आता है वो अदेंग गुणात, आता है आद गुणा। आद गुणा एक विधि सूत्र है। ओत, ओत पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। अब ये 18 प्रकार का बोध कराएगा। ओ, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र जो आ रहा है ये 18 प्रकार के भेदों का बात करेगा। और गुण, गुण मतलब पता है आ ए ओ। तो बस इतना है आद गुणा का। अगर आप वृत्ति देखेंगे तो वृत्ति क्या है? वृत्ति से पहले आप देख लीजिए इसकी अनुवृत्ति कहाँ से आती है। तो इसकी अनुवृत्ति आती है इको यणची से अची, इसकी अची की। और यहाँ अधिकार आता है एका पूर्व प्रयोग का। अब एका पूर्व प्रयोग का मतलब ये है कि आपने जैसे संधि पढ़ी, तो संधि में आपने देखा कि इससे पहले आपने क्या पढ़ा? इको यणची पढ़ा। इको यणची में ई के स्थान पर यह आदेश होता था, ई के स्थान पर यह आदेश होता था, उसके परे में अच रहता था। होता इसके स्थान पे आदेश था, इसके पे तो होता नहीं था। लेकिन ये एका पूर्व प्रयोग क्या कहता है कि आदेश जो है वो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर होना है। मतलब इन दोनों के स्थान पर कोई एक आदेश हो जाए, वो है एका पूर्व प्रयोग। ये अष्टाध्यायी का सूत्र है एका पूर्व प्रयोग। यहाँ से अनुवृत्ति आती है कि जो पूर्व और पर में वर्ण है उनके दोनों स्थान पर एक आदेश हो जाना ही एका पूर्व प्रयोग है। मतलब अब यहाँ से दोनों वर्णों की जगह पर एक आदेश होगा, इसके वर्ण इसकी जगह पर आदेश नहीं होगा, दोनों को मिला के एक आदेश होगा। समझ गए आप लोग? अब देखते हैं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पढ़िए इसकी वृत्ति क्या है, वृत्ति सब समझ में आ जाएगा। अवर्ण आची परे पूर्व प्रयोग गुण एकादेशात। अब अगर आप सोचें, थोड़ा सा डीप में जाएं, तो अवर्ण मतलब आ, अची कहाँ से लिया गया? एको यणची से। पूर्व प्रयोग, पूर्व और पर कहाँ से लिया गया? यहाँ से, इस सूत्र से लिया गया। गुण आदेश कहाँ से लिया गया? आदेंग गुणा से। तो ये सूत्र बनते कैसे हैं? पीछे से अनुवृत्ति लेके बन रहे हैं। ये एक डीप की चीज़ है जो आप समझिए। अब इस सूत्र को आप ऐसे ही अगर इतना समझ गए आप निकाल लेंगे। अवर्ण आदि अची मतलब अवर्ण मतलब आ से परे यदि अच हो या आ के बाद अच हो। इसको भी मैं तोड़ के यहाँ बताऊँगा तो ज़्यादा समझ में आता है। सूत्र कह रहा है कि अवर्ण मतलब आ हो, उसके परे अच हो। चलो अच की जगह ई बना देते हैं, ई भी अच में आता है, ई हो तो उसकी जगह पे गुण आदेश होगा, लेकिन एक गुण आदेश होगा। और गुण क्या क्या होते हैं भैया? गुण बता दो जरा, क्या क्या होते हैं? आ, ए और ओ। अभी हमने डिस्कस किया था, गुण 3 होते हैं, आ ए ओ। वो जो है ना बेटा, सही से बन जा रहे, आ ए ओ, ये 3 गुण होते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। मतलब अवर्ण आदि आप आ हो पहले, उसके बाद अच हो, तो इन दोनों के स्थान पर ये 3 वर्ण आदेश होंगे। अब आदेश किसका करें भाई? तो यहाँ उदाहरण आप देख रहे हैं उपेंद्रा, इसी में देखते रहिए। उपेंद्रा, ये देखिए उदाहरण नजर आ रहा है। तो उपेंद्रा के आखिरी में आ है और इंद्रा के आखिरी में ई है, अवर्ण के बाद अची परे है। अब यहाँ पर क्या आदेश होगा? वही आदेश करने के लिए दोनों का उच्चारण स्थान भैया देख लो, किस जिसका मैच करे वो हो जाएगा। अगर हम ई का देखें तो ई का क्या होता है? ईचु यशा नाम तालु। क्या ई का यहाँ किसी से उच्चारण स्थान मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। आ ए ओ का तालु होता ही नहीं है, आ ही फंसेगा। आ का अगर आप देखेंगे तो क्या होता है? अखो विसर्जन इया नाम कंठा, आ का होता है ना, अखो विसर्जन नाम कंठा। ए का तो आ से कोई संबंध नहीं, ओ से भी संबंध नहीं। लेकिन हमें यहाँ एक का आदेश नहीं, हमें दोनों का मिला के कोई एक आदेश देखना है। आपको कुछ ऐसा वर्ण ढूंढना पड़ेगा जो दोनों में आता हो। तो अगर आप ए वर्ण को देखेंगे,
मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ। ए वर्ण को आप देखिए, तो ए वर्ण का अगर आप आदेश चेक करोगे भाई, जो मैंने टेबल बनवाई थी, तो इसका एक तो कंठ होता है और एक तालु होता है। कंठ तालु करके इसका आदेश होता है, मतलब कंठ तालु उसका उच्चारण स्थान है। ए दौ तो कंठ तालु, याद आया? टेबल में देखिएगा तुरंत समझ जाओगे। ए दौ तो कंठ तालु, तो भैया ए कंठ का भी है, मतलब आ का कंठ होता है और ई का तालु होता है, तो दोनों लोग मैच कर रहे हैं कि नहीं? ई का तालु, आ का कंठ, कंठ तालु, और कंठ तालु वाला वर्ण क्या है? ए। तो अब आपने समझा कैसे आपको इसको तोड़ना है, मतलब ए का उच्चारण स्थान, ई का उच्चारण स्थान मैच कर रहे हैं, कंठ तालु। और कंठ तालु किसका है? आयो में, गुण में ए का, तो ए आदेश हो जाएगा। जब आदेश होगा तो आपका उपेंद्रा बन जाएगा, ए की मात्रा चढ़ जाएगी, ए की मात्रा चढ़ के बन जाएगा उपेंद्रा। समझ गए? बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल, समझ ही गए होंगे आप लोग। बहुत मेहनत से समझाया हूँ आप लोग को, कोई समझ में ना हो बताना फिर से। समझ गए? इसी तरह आपका गंगोदकम भी बनेगा सिंपल। गंगोदकम के अंतिम में आ है। अब देखिए बड़ा वाला आ गया, आएगा, क्योंकि इस वाले सूत्र ने कह दिया कि ह्रस्व ए के सभी भेद आएंगे, तो बड़ा वाला आ गया, उसके बाद ऊ आ गया। अब फिर इसमें वही प्रोसेस चलेगा। आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। कंठोष्ठ करके ओ आता है, तो ओ आदेश हो जाएगा, दोनों के समीप है कंठोष्ठ, तो एक बन जाएगा गंगोदकम। अब ये जैसे लिखा हुआ है, लिखना एक बार आप नोट से जरूर देखिएगा। यहाँ पूर्व पद गंगा का अंतिम वर्ण आ है, तथा पर पद जो है ओ है, अची प्रत्याहारस्थ वर्ण है, ये जरूर लिखिएगा, प्रत्याहारस्थ वर्ण। जैसे आपको यहाँ पे लिखने का है, बहुत सिंपल आप लिख सकते हो, इसकी पूछेगा सिद्धि, आप कह के गंगोदगम का अंतिम आ जो है वो अंतिम वर्ण अवर्ण है, उसके बाद उ जो है वो अच प्रत्याहारस्थ वर्ण है, पूर्व और पर के स्थान पे ओ आदेश हो जाएगा। अब ओ आदेश कैसे होगा ये भी आप बता सकते हैं, लिखना बहुत है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कंठोष्ठ से हो जाएगा। समझ गए? बहुत सिंपल है। तो इसके बाद एक सूत्र और है, उड़न रपरहा, ये समझ लेते हैं, ये अच्छा सूत्र है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, फिर मैं PYQ दिखाऊंगा। उड़न रपरहा की अगर आप पदच्छेद करेंगे तो उ अण रपहा, उ षष्ठी भक्ति एक वचन का रूप है, अण जो है प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप है, अण प्रत्याहार आप जानते हैं आ युणु, और रपर, रपर प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप है। रेफ तथा लपार परे होते। अब इसका अर्थ समझते हैं। ये सूत्र क्या कहता है कि अगर, उसी सूत्र का ये आगे का पार्ट है, अगर आपका अवर्ण तो परे हो, लेकिन उसके बाद अगर री या री वर्ण आ जाए, क्या आ जाए? री या री वर्ण आ जाए, तो वहाँ पर अगर ये वर्ण आ जाए या री वर्ण आ जाए, तो उनको वहाँ पर आदेश हो जाएगा मिला के, मतलब अगर ला आ रहा है तो अल बन जाएगा, और अगर री आ रहा है, एक मिनट, अगर री आ रहा है, अगर री आता है तो बन जाएगा अर। मतलब आप इतना समझिए, आ होना चाहिए, उसके बाद अगर ली आ जाए या री आ जाए, ली या री आ जाए, अगर ला आता है तो उसको आप जोड़ के लिखेंगे अल, और री आएगा तो अर बना देंगे। अब उदाहरण से समझते हैं, ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल है। अब यहाँ देखिए तवल्लकारा उदाहरण आ रहा है, क्या आ रहा है? तवल्लकारा। अब ता वा के अंत में आ है, और लकारा में ली है। अब आ और ली के स्थान पर अल आदेश हो रहा है, मतलब केवल ला आदेश नहीं करेंगे, अल आदेश करेंगे मिला के। तो जब आप सिद्धि करेंगे तो ये आधा होके बन जाएगा तवल्लकारा। क्या बन जाएगा? तवल्लकारा। मतलब हो रहा है आद गुणा से ही, लेकिन उड़न रपराह सूत्र लग रहा है। उड़न रपराह सूत्र क्या कह रहा है कि अगर अवर्ण के बाद री या री हो, तो उसके स्थान पर अगर ली होगा तो अल हो जाएगा, और री होगा तो अर आदेश हो जाएगा, तवल्लकारा बन गया। समझ गए? अल्ला आ गया, तवल्लकारा। यहाँ यही चीज़ लिखी, स्थानांतर तमहा से गुण आदेश करके, आ और री हो तो दोनों के स्थानांतर तमहा से गुण आदेश करके, क्योंकि आ और री का गुण देश अंत यहाँ आया हुआ, री और री स्थान पर प्रसंग, वही चीज़ लिखी हुई है। इसके बारे में आप एक ये पढ़ लीजिए, कृष्ण रिद्धि। कृष्ण रिद्धि समझते हैं। कृष्ण रिद्धि के अंतिम में आ है और यहाँ री है, तो अर आदेश होना है। अब यहाँ पूर्व पर अंतिम वर्ण, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। पूर्व पर और अंतिम वर्ण, किसका अंतिम वर्ण अवर्ण है, कृष्ण का अंतिम वर्ण जो है वो अवर्ण है, ठीक है।
तथा परपद क्या है, री का री है, अच प्रत्याहार वर्ण है। यहाँ पूर्व में उड़न रपरह सूत्र से अण प्रत्याहार आ के री के बाद री के स्थान पर रेफ का आदेश हो जाएगा। देखा ना, मैंने कहा आर अर बन जाएगा, रेफ हो जाएगा, दोनों के स्थान पर कृष्ण रिधि सूत्र बनेगा। अब आप देख लीजिए, कृष्ण के अंत में आ था और यहाँ पर री था, दोनों का अर बना तो कृष्ण रिधि सूत्र बन गया गुणा से। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे व्याख्यान कोई वाली। तो मैंने यहाँ पर गुण संधि की बात करी और इसके अंदर और भी सूत्र हैं, उपदेशे, अनुनासिक, इता और अन्य सूत्र भी हैं, पूर्व सिद्धम भी सूत्र है, लेकिन वो हमारे डीयू के कोर्स में नहीं लगाए तो मैं नहीं समझाऊंगा, और कभी डीप में पढ़ाऊंगा तो ज़रूर समझाऊंगा। अभी यहाँ क्या मतलब टाइम वेस्ट करने का। तो PYQ देख लेते हैं थोड़े। PYQ में आप आइए तो पहला ही प्रश्न आपको दिख रहा है गुण संज्ञा। पिछले पेपर भी जो मैंने दिखाया था उसमें भी पूछा था गुण संज्ञा एक्सप्लेन करिए। तो एक तो आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल गया। दूसरा अगर आप जाएंगे और एक शायद होगा, हाँ ये रहा, इसमें आ जाइए। तो इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, ये देखिए। अभी मैंने जो समझाया है कृष्ण रिधि, उसकी सिद्धि पूछ लिया है। तपरस तत्कालस से जो भी मैंने सूत्र समझाया, देख रहे हैं ना ये, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी आप पीछे जाइए, ये देखिए कृष्ण रिधि मैंने भी समझाया, तपरस तत्कालस से अभी मैंने सूत्र समझाया ये वाला, तो सीधे क्वेश्चन इससे बन रहे हैं, बनेंगे ही बनेंगे, यही सब पूरा है। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब लिखने के लिए भी आपके नोट्स हो गए हैं, इसी नोट्स को अच्छे से बना लीजिए। तो आपका किस तरह से लिखना है, मैंने उस पैटर्न पे ही लिखा है जिस हिसाब से आपको एग्जाम में लिखना है। तपरस तत्काल से इसी तरह लिखना पड़ेगा, सिद्धि इसी तरह करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।